हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी के सभी जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि कुछ PYQs हैं, कुछ ये क्वेश्चन हैं जो आपके CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इस बार आए हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है बच्चों। तो अगर आपको चैप्टर पहले से आता होगा तभी फ़ायदा होगा इस सेशन को अटेंड करने का, इस वीडियो को देखने का। आपको चैप्टर आता है, आप इसको एज अ टेस्ट भी कंसिडर कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करो, नहीं होता तो देखो, हो जाता है तब भी देखो, क्या पता मैं कुछ डिफरेंट मेथड बता दूं आपको, ठीक है। बट अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बच्चों पहले वहाँ से चैप्टर सीख सकते हो, उसके बाद ये वीडियोस देखो जो भी प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ये इस बार CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या कह रहा है? इफ़ A कैप एंड B कैप आर यूनिट वेक्टर्स देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए एक छोटी सी बात है, वो आप लोगों को पता होगी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, कि भैया किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर हो, हमें पता है कोई भी एक A वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर हो तो उसको हम A वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा, है ना। तो इसी हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये जो A कैप प्लस B कैप का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर है, A कैप प्लस B कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं A कैप प्लस B कैप डॉट A कैप प्लस B कैप। ठीक है। अब आप कहोगे स्क्वायर तो था ही नहीं, कोई नहीं यार, बाद में हटा देंगे, अभी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर देखो क्या होगा, ये A कैप प्लस B कैप स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हम यहाँ पे इसको डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, जैसे ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा A कैप डॉट A कैप प्लस A कैप डॉट B कैप प्लस B कैप डॉट A कैप प्लस B कैप डॉट B कैप। तो क्या आ गया भाई? ये आ गया A कैप प्लस B कैप होल स्क्वायर। अब फिर से ये जो A डॉट A है, देखो ना, A डॉट A क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड A स्क्वायर। तो A कैप डॉट A कैप क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A कैप होल स्क्वायर। ठीक है। वेक्टर में आपको पता है डॉट प्रोडक्ट अगर होता है तो A डॉट B डॉट A एक ही बात है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम है ना, ट्वाइस ऑफ A डॉट B लिख दिया इसको, और ये इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड B स्क्वायर, है ना। अब क्या आ गया भाई? ये देखो A कैप यानी यूनिट वेक्टर है ना, लिखा ही हुआ है वैसे भी यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए ये 1 हो गया। अब ये जो A कैप डॉट B कैप है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A कैप मैग्नीट्यूड ऑफ B कैप कॉस थीटा। वैसे तो इसको डायरेक्ट भी हम कॉस थीटा लिख सकते थे, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना। और ये B कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 था, तो स्क्वायर किया 1 आ गया। तो ये हो गया भाई A कैप प्लस B कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर। देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ये वाला 2 है ही, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा ही आ गया। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं? 2 कॉमन अंदर आ गया भाइयों, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, हाफ एंगल फार्मूले, बहुत यूज़ होती है ये तो 12th में। 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। 1 प्लस कॉस 2a इज़ 2 कॉस स्क्वायर a, यही आइडेंटिटी लगी है ना। एंगल देखो 2a से a हो गया, हाफ हो जाता है, तो थीटा से थीटा बाई 2 हो जाता है। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, नहीं तो क्या हो गया? ये A कैप प्लस B कैप इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ A कैप प्लस B कैप इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा बाई 2। खत्म हो गया, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है भाई। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये भी इस बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना, CBSE ने दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई, कह रहा है इफ़ A वेक्टर इज नॉन नल वेक्टर, है ना, A वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर नहीं है, एंड A डॉट B इक्वल्स टू A डॉट C, A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस C, देन शो दैट B इक्वल्स टू C। देखो भाई कैसे करेंगे शो। सबसे पहले आपको दिया हुआ है A डॉट B इज इक्वल्स टू A डॉट C, करेक्ट है। हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको इस साइड ले आते हैं, तो A डॉट B माइनस A डॉट C इज इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस सी, करेक्ट है। अब देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो है, जब दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो या ये दोनों परपेंडिकुलर हो। सही बात है ना। ये डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा भाई, जब या तो दोनों में से कोई एक ज़ीरो, बट ए तो ज़ीरो है ही नहीं, बोला हुआ है उसने। तो ये डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो आ सकता है, जब बी माइनस सी ज़ीरो हो, है ना। जब बी माइनस सी क्या हो मित्रों, ज़ीरो हो, क्योंकि ए तो ज़ीरो है ही नहीं। अगर बी माइनस सी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ज़ीरो इंटू ए ज़ीरो आ जाएगा, है ना। या फिर ये हो सकता है कि ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, कि बी माइनस सी ज़ीरो नहीं है। लेकिन अगर बी माइनस सी ज़ीरो वेक्टर नहीं है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो उस केस में क्या होगा कि ए विल बी परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, करेक्ट है। दो ही केस में डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। पढ़ा है ना इतना तो, कि इन दोनों का डॉट तभी ज़ीरो होगा जब दोनों में से कोई एक तो ज़ीरो हो। अब क्योंकि ए ज़ीरो नहीं है तो ऐसा हो सकता है, क्या पता बी माइनस सी ज़ीरो हो। और अगर बी माइनस सी भी ज़ीरो नहीं है तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब दूसरी चीज़ क्या गिवन है, देखो दूसरी चीज़ गिवन है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी। तो इसमें भी हमने क्या किया, ये जो ए क्रॉस सी है इसको इधर ले आए, तो नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस सी हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी, है ना। फिर से अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है, जब या तो दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो। अब ये तो ज़ीरो नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बी माइनस सी ज़ीरो हो, कि भैया अगर बी माइनस सी ज़ीरो हुआ तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा, है ना। या फिर क्या हो सकता है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है मित्रों, कि बी माइनस सी ज़ीरो ना हो। अगर बी माइनस सी ज़ीरो नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है, अगर ये ज़ीरो वेक्टर नहीं है, ये भी ज़ीरो वेक्टर नहीं है, फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, है ना। कोलिनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाता है, ज़ीरो। इसका मतलब ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इधर से क्या पता लग रहा है, ये कह रहा है अगर बी माइनस सी ज़ीरो नहीं है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये कह रहा है अगर बी माइनस सी ज़ीरो नहीं है तो दोनों कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर और परपेंडिकुलर तो एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब इन दोनों से कॉमन हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या पता लग रहा है कि भैया जो b माइनस सी है इट शुड बी ज़ीरो वेक्टर, है ना। क्योंकि अगर b माइनस सी कॉमन ज़ीरो दिख रहा है यहाँ पे, अगर b माइनस सी ज़ीरो नहीं होता तो इधर तो परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, इधर कोलिनियर। जब परपेंडिकुलर है तो कोलिनियर कैसे हो जाएंगे, और कोलिनियर है तो परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगे। इसका मतलब b माइनस सी जो है वो नॉन ज़ीरो तो नहीं है, b माइनस सी पक्का ज़ीरो है, दोनों में यही कॉमन है ना। और b माइनस सी अगर ज़ीरो है तो भैया इसका मतलब b वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो गया, हैंस प्रूव्ड। ईजी। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस में है, और देखो सीबीएसई में भी आया हुआ है, बस उसमें यहीं तक है क्वेश्चन, है ना। ये एंगल फाइंड नहीं करना, इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया इन्होंने क्वेश्चन, सिंपल है वैसे। कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमें, क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें दिया हुआ है कि उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, यानी ए डॉट बी डॉट सी एंड ए डॉट सी, ये सभी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और ए बी सी के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ये भी गिवन है, यानी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी जो है वो इक्वल है। ये दो बातें हमें गिवन है, ठीक है। हमें शो करना है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी, यानी ये जो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी के साथ और वेक्टर सी के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ये हमें शो करना है, और वो एंगल भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो ए प्लस बी प्लस सी है इट मेक्स एंगल θ1, θ2 एंड θ3
विद ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। क्या किया हमने एज्यूम कर लिया कि जो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर है वो a के साथ θ1 एंगल बना रहा है, b के साथ a प्लस बी प्लस सी b के साथ θ2 बना रहा है और c के साथ क्या बना रहा है, θ3। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया ऐसा। अब एक चीज़ हमको देखो पता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की थी कि a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना भाई। अब देखो इसको अगर आप खोल लो तो ये आ जाएगा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इनको खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा a डॉट b। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट ही लिख दो। अरे भाई मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा क्योंकि आपको नहीं लिखना है पेपर में, ठीक है ना। तो जितना लिख रहा हूँ आपने उतना लिख के आना है, आपने पहले प्रॉपर इसको एक्सपैंड करना है, उसके बाद करना है जो भी है, ठीक है ना। कोई अलजेब्रिक फॉर्मूले तो लगाने नहीं है वैसे भी, तो हम नॉर्मली ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो भैया क्या आ गया देखो, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a डॉट ए हो गया मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, है ना। ये a डॉट बी, a डॉट सी, b डॉट ए, b डॉट सी, c डॉट ए, c डॉट बी सब जीरो है। देखो ये दे रखा है, हर वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये और ये सब तो ख़त्म ही हो गए ना, ज़ीरो हो गए। बस ये बच गया बी डॉट बी और सी डॉट सी। बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, और सी डॉट सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर। करेक्ट है ना भाई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, हमें पता है कि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इन दोनों को भी मैं मैग्नीट्यूड ए लिख सकता हूँ, है ना। इन दोनों को भी मैग्नीट्यूड ए लिख सकता हूँ। तो मैंने मैग्नीट्यूड बी की जगह भी मैग्नीट्यूड ए लिख दिया और मैग्नीट्यूड सी की जगह भी मैग्नीट्यूड ए लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ऐसे ही चाहे तो तीनों को बी में कन्वर्ट कर सकते हो या तीनों को सी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे, ठीक है। तो ये आ गया देखो, a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ए होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा देता हूँ, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मैग्नीट्यूड ए। करेक्ट है, ये निकल गया, ठीक है बच्चों। तो इसको फ़िलहाल यहीं पे हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एंगल निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच में। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है। मैं एंगल निकाल रहा हूँ ये θ1। θ1 किस किस वेक्टर के बीच का एंगल है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का, है ना। एक ये वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, एक है a, इन दोनों के बीच का एंगल है θ1, ये निकाल रहा हूँ मैं। तो cos θ1 किसके इक्वल होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी a प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। तो ये भैया cos θ1 क्या हो जाएगा, a डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। तो ये आ गया cos θ1 इज इक्वल्स टू, देखो ये दोनों ज़ीरो हो गए, क्वेश्चन में गिवन थे, है ना, परपेंडिकुलर थे। ये हो गया मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, इससे इसका स्क्वायर कट गया है। तो cos θ1 कितना आ गया भाइयों, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 3 इंटू मैग्नीट्यूड a, रूट 3 इंटू मैग्नीट्यूड a, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया cos θ1 इज इक्वल्स टू, ये आ गया, ऊपर तो मैग्नीट्यूड a है ही और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ठीक है। तो ये तो कट गया भाई,
तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो थीटा 1 है वो किसके इक्वल आ गया, 1/√3 के इक्वल आ गया। सॉरी, कॉस इनवर्स 1/√3 है ना, कॉस इनवर्स 1/√3। थीटा 1 यहाँ से निकल गया है ना ये। अब आप यहाँ से अगर देखो जो हमने करा है यहाँ पे, हम चाहते तो सारा ये बी में भी कर सकते थे, क्योंकि ए बी सी के मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। तो यहाँ पे चाहे तो आप बी लिख दो, चाहे तो सी लिख दो। तो सेम आप थीटा 2 निकालोगे और थीटा 3 निकालोगे, तो एक बार यहाँ पे बी लोगे, एक बार यहाँ पे सी लोगे, तीनों एंगल सेम ही आएंगे है ना। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, आप एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली थीटा 2 और थीटा 3 भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तीनों सेम आ गए, बस हमने शो कर दिया तीनों एंगल सेम है। इसका मतलब क्या पता चला, ये तीनों एंगल क्या थे, जो ये वेक्टर इन तीनों के साथ बना रहा है, यानी ये वेक्टर इन तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है। तो हेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी वेक्टर है ना, इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, 2 बार आ चुका है सीबीएसई में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें शो करना है ए और बी का बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम अज्यूम कर लेते हैं लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। अब हमें ये गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज 0 डिग्री, तो जो ए प्लस बी है वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ सी, है भाई कि नहीं हो जाएगा। ये जो सी है इसको हम उधर ले गए। अब देखो दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हो कि भैया मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ख़त्म। और दूसरा, भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, लेंथ तो बराबर ही है, 2 वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है ना, बस नेगेटिव वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा ना, है ना। भाई अगर ए वेक्टर है नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, तो इसका क्या मतलब होता है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है पर लेंथ बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। ठीक है, तो ये मत सोचना माइनस कहाँ गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है कि नहीं। और सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर जो है वो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इसको आप ओपन कर लो ब्रैकेट्स को, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, है ना, 49। अब ए डॉट ए क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होता है, और ये ए डॉट बी और बी डॉट ए ऐड हो गए, है ना, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख लो चाहे बी डॉट ए लिख लो, बात एक ही है, और मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर हो गया ये। अब मैग्नीट्यूड ए हमें पता है कितना है, 3 है और ये 5 है, तो ये 3 का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये ए डॉट बी को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना, ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 49। ये 9 और 25 जो है उधर जाके माइनस हो जाएंगे, इधर क्या रह गया 2, ये मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये 9 वहाँ जाके माइनस हुआ 40 रह गया, फिर 25 भी माइनस हुआ 15 रह गया, है ना 15। तो ये जो 30 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, हाफ आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ है तो पता लग ही गया थीटा 60 डिग्री है, नहीं यही तो प्रूफ करना था, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाई, देखो इसको करने के 2 मेथड हैं, ये भी एनसीईआरटी की मिसलेनियस में है ऐसा क्वेश्चन, शायद डिजिट्स अलग होंगी पर ऐसा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पी वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी के परपेंडिकुलर है और सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 18 है। अब इसको करने के 2 मेथड है, कई बच्चे डॉट प्रोडक्ट से कर देते हैं कि पी वेक्टर कुछ एज्यूम कर लिया आपने मन से, ऐसे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, है ना,
और क्या किया, पी का एक बार डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 रख दिया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है पी और ए। फिर पी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी 0 रख दिया क्योंकि वो पी और बी भी परपेंडिकुलर है। और पी और सी का डॉट प्रोडक्ट 18 दे रखा है। तो यहाँ से 3 इक्वेशन बन जाती हैं एक्स वाई जेड में, फिर उनको सॉल्व करो। तो वो मेथड मेरे को ज़्यादा थोड़ा लंबा चौड़ा मेथड लगता है, सही है लेकिन थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसमें। मुझे क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड इसका थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है, देखो उसी से करता हूँ मैं। आप चाहो तो डॉट वाले से भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्रॉस वाला क्या है कि बस भैया हमें दे रखा है पी जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो पी जब ए और बी के परपेंडिकुलर है, सिंस पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका मतलब है पी वेक्टर इज कोलिनियर विद ए क्रॉस बी, कि भैया पी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। ऐसा क्यों है, देखो आप समझ सकते हो। देखो भाई मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जब आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको एक वेक्टर मिलता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, ऐसा वेक्टर है ना। ए क्रॉस बी से क्या मिलता है आपको, एक ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। हम बात कर रहे हैं एक वेक्टर पी की जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो पी वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा ना, कहीं छोटा बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर होगा दोनों के। तो ये दोनों कोइंसाइड करेंगे ना, एक तरीके से कह सकता हूँ। डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है, क्या पता पी डाउनवर्ड आ रहा हो। बट ए क्रॉस बी और पी जो है वो कोलिनियर वेक्टर तो हुए ना, पैरेलल वेक्टर तो हुए। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप डिटेल में भैया पढ़ सकते हो, वहाँ टॉपिक पढ़ाएं। अब यहाँ समझाऊंगा तो टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस प्रोडक्ट में जाके सीख सकते हो, वहाँ वीडियो की प्लेलिस्ट जो दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे लास्ट में आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया है, वहाँ ये अच्छे से समझाया हुआ है कि भैया अगर पी वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो पी वेक्टर उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, एक ही बात है। और जब वो पैरेलल है या कोलिनियर है तो हम ऐसा मान सकते हैं, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स है। एक वेक्टर क्या है, दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स, कि पी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। लैम्डा कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब हमको क्या है, ए क्रॉस बी तो निकालना आता ही है। आई जे के, ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं 1 4 2 और बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 - 2 7। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, लैम्डा ये हो गया भैया 28 + 4 32 आई कैप, और ये जे के साथ हो जाएगा 7 - 6 1 - जे कैप आ जाएगा। डिटर्मिनेंट तो कर ही लेते हो ना सॉल्व। के साथ क्या आएगा कोफिशिएंट -2 -12 -14 के कैप आ जाएगा। तो ये हमारा पी वेक्टर निकल गया, ठीक है। चाहो तो लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप -14 लैम्डा के कैप। अब हमें गिवन है कि पी डॉट सी जो है वो 18 है, ठीक है। क्या गिवन है कि पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 18। अब सी वेक्टर हमारे पास है ही, कहाँ है भाई, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 2i - j + 4k, पी ये रहा है ना। पी डॉट सी निकालना है, पी क्या है 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप -14 लैम्डा के कैप, और सी क्या है 2i कैप - j कैप + 4k कैप, यही है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आता ही होगा, a1 × a2 यानी 64 लैम्डा प्लस b1 × b2 माइनस लैम्डा इंटू -1 इज प्लस लैम्डा प्लस c1 × c2 -14 × 4 इज -56 इज इक्वल्स टू 18, है ना। तो ये आ गया 9 लैम्डा इक्वल्स टू 18, लैम्डा आ गया भैया 2। लैम्डा को फर्स्ट में पुट कर दो, पी वेक्टर मिल गया। नहीं, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 रख दो, तो पी वेक्टर क्या आ गया आपके पास 64 आई कैप -2 जे कैप -28 के कैप, सही है ना, निकल गया पी वेक्टर। बस यही क्वेश्चन था मेन, इसमें जो समझने वाली बात थी वो यही थी भाई,
ये समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लो। और अच्छे से समझना चाहते हो तो भैया क्रॉस प्रोडक्ट जाके सीखो, वहाँ सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी है, ऐसा ही है। एग्जैक्ट डिजिट तो पता नहीं सेम है कि अलग है, बट ऐसा ही है। अच्छा, उसमें स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो रही है, थोड़ा सा अलग है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना इन तीनों वेक्टर का कुछ ना कुछ नाम रख लेते हैं ताकि बात करने में आसानी हो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर हैं, इनका कुछ कुछ नाम रख लेते हैं। पहला वेक्टर ए हो गया ना, आई प्लस जे प्लस के। दूसरा वेक्टर जो है 2i प्लस 4j माइनस 5k, ये बी ले लिया। और जो तीसरा वेक्टर है लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, इसको हमने सी ले लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। सबसे पहले इन दोनों के सम की बात हो रही है, तो पहले मैं इनका सम निकाल लेता हूँ, फिर समझाता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। तो मैंने इन दोनों के सम को डी लेट कर लिया। ठीक है, बी और सी का जो सम है उसको हमने डी लेट कर लिया। कितना आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा बी और सी का सम आ गया। अब बात हो रही है जो बी और सी का सम आया है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर। बी और सी का सम क्या है, डी, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है कि इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, डी का यूनिट वेक्टर, बी और सी के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। अब बी और सी के सम यानी डी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आया है यानी डी कैप, उसका ए के साथ वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, √2। यानी कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किस किस का, ए का और डी कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो √2 गिवन है। ठीक है ना, ये गिवन है √2 भैया। समझ गए ना, क्वेश्चन समझ आया। पहला जो वेक्टर था ये, इन दोनों का जो सम आएगा, ये जो हमने डी मान लिया है, ये जो सम आया है इस सम का जो यूनिट वेक्टर है और ये जो पहला वेक्टर है, इन दोनों का क्या क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो √2 है। अब हमें लैम्डा निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो डी कैप की जगह ये लिख दो बच्चे ना, पहले डी कैप कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है बेकार में। तो डी कैप की जगह हमने क्या लिख दिया, डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। ठीक है, अब देखो क्रॉस तो इन दोनों का निकलना ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको पहले से ही वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस डी इज इक्वल्स टू √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी। सही है, अब ए क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके लिए पहले ए क्रॉस डी निकालना पड़ेगा, साइड पे निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप। ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 1 1 1 और डी के क्या है, ये रहे 2 प्लस लैम्डा 6 माइनस 2। निकाल लो भाई क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा, देखो ये -2 आ जाएगा ना, -2 -6, ये -8 आई कैप हो गया। फिर लिखेंगे माइनस जे अंदर क्या होगा भाई, ये -2 और ये -2 माइनस लैम्डा, तो -4 माइनस लैम्डा हो गया। और फिर आएगा प्लस के और अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 6 - 2 माइनस लैम्डा यानी 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -8 आई कैप, चाहे तो ये माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा जे कैप और ये 4 माइनस लैम्डा के कैप। ये हमने निकाल लिया ए क्रॉस डी। सही है, चलो ये डी है, डी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो यहाँ से, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। डी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यही होगा ना, ये कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम उसका स्क्वायर रूट। चलो अब हम इधर पुट करते हैं सारी चीज़ें। ए क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड लिखना है ना, ये ए क्रॉस डी है, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, यहाँ पे लिखो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ गया। इधर आएगा √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी, √2 इंटू डी का मैग्नीट्यूड, ये रहा डी का मैग्नीट्यूड 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये 40 लिख देता हूँ ना, है ना, ये 6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ऐड हो गया 40 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, रूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना, ये रूट हट जाएंगे सिंपली। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 64,
इसको खोल लेता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी खोल लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2। इसको भी खोल लेता हूँ, है ना, रूट तो हट ही गए। 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। देखो ये 8 लैम्डा और 8 लैम्डा तो कट गया भाई, यहाँ पे आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 80 96 हो गया, है ना। ये तीनों ऐड कर दिया ना, 96 आ गया। इधर क्या हो गया, ये 4 प्लस 40 44 इंटू 2 88 हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा, ठीक है ना। 2 लैम्डा स्क्वायर भी कट गया ये तो, और ये इधर आके माइनस हो गया। 96 माइनस 88 इज 8, 8 इक्वल्स टू 8 लैम्डा, लैम्डा 1 आ गया। बढ़िया हो गया काम ये तो। इतना सुंदर लैम्डा आ जाता है तो ऐसे लगता है बढ़िया ही हो रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं। ये हमारा लैम्डा आ गया, लैम्डा ही तो निकालना था। बढ़िया हो गया क्वेश्चन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, कि भैया मान लो एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल है बच्चों, और इसमें हमारे पास ये वर्टिसेस गिवन है हमें। एक A है 3 -1 2, एक B है 1 -1 -3, एक C है 4 -3 1। हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर हो। आप यूँ समझ लो, एक ऐसा वेक्टर जो इस पूरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये ट्रायंगल एक प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। यूँ समझ लो आप आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा हो, वर्टिकल आपकी स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है ना, ऐसे 3D में समझना पड़ेगा ना। तो हमें एक ऐसा निकालना है जो आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो, इस ट्रायंगल के जिस प्लेन पर, यानी जैसे आपकी स्क्रीन पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इस ट्रायंगल के या इस पूरे प्लेन के, एक ही बात है, परपेंडिकुलर हो। कैसे निकलेगा देखते हैं। एक बात बताओ बच्चों, अब तो अगर किसी ने 3D पढ़ रखा है तो ऐसे काम बहुत करे होंगे, जिसने 3D नहीं पढ़ा है अभी तो थोड़े कम ऐसे काम करे होंगे, है ना। कि अगर मैं AB और AC का क्रॉस निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ मित्रों, AB वेक्टर और AC वेक्टर का क्रॉस निकाल दूँ, तो उससे मुझे क्या मिलेगा। जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस निकालते हैं तो उससे हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट है। मतलब हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, इसको आप 3D में समझो, एक ऐसा वेक्टर जो इस ट्रायंगल पे ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ है ना, मतलब ये जो है ये AC के भी परपेंडिकुलर है इस तरीके से, और AB के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो निकला AB क्रॉस AC, क्या निकला है ये AB क्रॉस AC। पता है ना, दो वेक्टर का जब हम क्रॉस करते हैं तो उससे क्या मिलता है, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अपने आप में क्या ये वेक्टर ट्रायंगल के परपेंडिकुलर नहीं हो गया, हो गया, है ना। तो हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया जिसको नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हो आप, है ना, N वेक्टर कह सकते हो। इन दोनों के क्रॉस से मिला एक ऐसा वेक्टर जो इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है। लेकिन वो यूनिट वेक्टर तो नहीं है ना, हमें तो एक यूनिट वेक्टर चाहिए था। तो जब हमें n निकल जाएगा तो हम n कैप तो निकाल ही लेंगे, n कैप तो निकालना आता ही है ना, n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर तो ऐसे निकल ही जाएगा। तो कुल मिला के हमको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना, ख़त्म कहानी। अब AB क्रॉस AC तो निकालना आता ही होगा, पहले AB वेक्टर और AC वेक्टर निकाल लो। AB वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही हैं, तो 1 -3 यानी -2i कैप, दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, j कैप होगा ही नहीं, है ना, और -5k कैप। ये हमारा निकल गया AB वेक्टर। और AC वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -3i कैप हो गया, फिर -3 + 1 -2j कैप हो गया, और 1 -2 -k कैप हो गया ना। AB और AC निकल गया। अब इनका क्रॉस भी निकल ही जाएगा, i j k, i का कोफिशिएंट -2 है AB में, है ना, j है ही नहीं 0, k का कोफिशिएंट -5, AC जो हो गए उसके हो गए डायरेक्शन रेशियो 1 -2 -1। निकाल लो ये, देखो n मिल गया आपको।
कितना हो गया 0, हो गया ना 0 -10, तो -10 आई कैप, फिर ये हो जाएगा 2 + 5 7 -7 जे कैप, ये हो जाएगा 2 + 5, ये मैंने गलत कर दिया, जे है ना, जे का कोफिशिएंट गलत लिख दिया, जे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अच्छा सही लिख रहा था क्या, 2 + 5 7 सही लिख रहा था, -7 जे कैप, के का क्या होगा 4 - 0 4 के कैप, ये एन वेक्टर आ गया। अब एन कैप निकाल देंगे, एन कैप ही तो रिक्वायर्ड वेक्टर है कि नहीं है, क्योंकि एन कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है, और यूनिट वेक्टर तो है ही, वही तो चाहिए था, है ना, तो निकल गया, बस हो गया काम। क्या आ गया एन कैप 10 आई कैप -7 जे कैप +4 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर विच इज़ 10 स्क्वायर +7 स्क्वायर +4 स्क्वायर, तो 100 + 49 + 16 कितना हो जाएगा, 49 और 16 165 है ना, तो 1/√ऑफ 165 10 आई कैप -7 जे कैप +4 के कैप। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में आगे प्लस माइनस का साइन भी लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे आप यूँ भी दिखा सकते हो कि एन वेक्टर को +- AB × AC ले लिया, क्यों, देखो एक वेक्टर जो होगा वो ऊपर जा रहा होगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा, एक जो नीचे आ रहा होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो हमेशा 2 परपेंडिकुलर वेक्टर निकल सकते हैं। बंदा AB × AC भी कर सकता है, AC × AB भी, अब दोनों तो करेगा नहीं, तो इसके लिए आगे प्लस माइनस लगा दो, दोनों वेक्टर निकल जाएंगे। वैसे उसने एक ही पूछा है तो चलेगा ये भी, अगर उसने ये वर्ड यूज़ ना किया हो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, सिर्फ यूनिट वेक्टर लिखा हो, तो आप और बढ़िया आंसर करने के लिए बाहर क्या कर सकते हो, ऐसे प्लस माइनस का साइन निकाल सकते हो, क्योंकि कभी भी 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमेशा 2 वेक्टर होते हैं, एक डायरेक्शन जिसकी अपवर्ड हो और एक जिसकी डाउनवर्ड हो, ठीक है, 2 निकलते हैं। तो आप ऐसे अगर प्लस माइनस का साइन लगा दोगे तो उसमें कोई लॉस नहीं है, टीचर खुशी होगा, ठीक है ना, और ज़्यादा खुश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पैरेललोग्राम की बात हो रही थी, मैंने पहले से एक बना के रख लिया नॉर्मल से, है ना, ABCD 4 वर्टिसेस मार्क कर दी, ये 2 डायगोनल बना दिए। अब हमें देखो इसमें क्या क्या गिवन है, AB और AC वेक्टर गिवन है। AB वेक्टर गिवन है कितना है 3 आई कैप +J कैप +4 के कैप, और AC वेक्टर भी गिवन है कितना है 4 आई कैप +5 के कैप, ठीक है, ये हमें AB वेक्टर गिवन है और AC वेक्टर गिवन है। अब हम BC वेक्टर निकाल सकते हैं इससे कि नहीं निकाल सकते, देखो ट्रायंगल्स लॉ पता है ना हमें कि AB + BC = AC, है ना, हमें पता है ये, वी नो क्या कि भैया AB वेक्टर + BC वेक्टर = AC वेक्टर, करेक्ट है, यानी जो BC वेक्टर है वो किसके इक्वल हो गया, AC - AB, ठीक है ना, ये AB उधर जाके माइनस हो गया, तो AC में से AB को माइनस कर दो, BC पता लग गया, कितना आ जाएगा, AC में से AB को माइनस कर देंगे ना, 4 - 3 कितना हो गया, आई कैप, J 0 है यहाँ पे, तो 0 - J तो -J कैप, और 5 - 1 के कैप, 1 के कैप हो गया, है ना, ये हमारा BC वेक्टर निकल गया, BC, और आपको दिख रहा है AD और BC तो इक्वल ही होंगे, है ना, AD और BC जो है वो इक्वल है, तो AD भी मिल गया हमें। अब जब हमें AB वेक्टर पता है और AD पता है, एडजेसेंट साइड्स पता है ना, तो एरिया नहीं निकल जाएगा। एरिया क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यही होता है ना पैरेललोग्राम का एरिया, कि अगर हमें 2 एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर पता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, सही है, यही एरिया होता है। अब AB × AD आपको निकालना आता ही होगा, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, IJK, AB वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये रहे 3 1 4, और AD वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये रहे 1 - 1 1, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, देखो ये 1 + 4 5 आई कैप, ये हो जाएगा 3 - 4 -1 और -J तो इसलिए +J कैप हो जाएगा, और K के साथ हो जाएगा -3 -1 -4 के कैप। ये हमारा निकल गया AB और AD का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, √5² + 1² + 4², सही है ना।
तो ये कितना आ गया 25 + 16 41 42, इतने स्क्वायर यूनिट्स हो गया, निकल गया एरिया, इजी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी दो वेक्टर हैं, देन एक्सप्रेस बी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ b1 + b2 वेयर b1 इज पैरेलल टू ए एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुल मिला के क्या कह रहा है कि b को हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, b वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, b1 और b2। पहले वाला पार्ट जो b1 वेक्टर है वो a के पैरेलल है और दूसरे वाला पार्ट जो b2 है वो a के परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के b1 और b2 फाइंड करने हैं बस आपको। तो ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया। देखो, सिंस b1 वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर, क्वेश्चन में गिवन है ना b1 वेक्टर a के पैरेलल है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि भैया क्या, कि जो b1 वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स है a वेक्टर के। दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होते हैं ना, ऐसा हम कर सकते हैं एज्यूम। वेयर लैम्डा इज सम स्केलर है ना, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, कोई कांस्टेंट वैल्यू है लैम्डा। तो जो b1 वेक्टर है वो क्या हो गया, ये रहा a को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप माइनस 2 लैम्डा k कैप। ये हमारा b1 वेक्टर निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, b2। यहाँ से हमें दिख रहा है b = b1 + b2 है, क्लियरली है ना, गिवन है ना कि b किसके इक्वल है, b1 + b2। तो b2 कैसे निकल जाएगा, b1 को यहाँ ला के माइनस कर दो, तो जो b2 वेक्टर है वो हो जाएगा b - b1, है ना। तो ये रहा b, ये रहा b1, तो b में से b1 को माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा भाई, b2 मिल जाएगा। 7 - 2 लैम्डा i कैप, सही है ना, ये 2 + लैम्डा j कैप और ये हो जाएगा -3 + 2 लैम्डा k कैप। ठीक है ना, ये जो b वेक्टर था, ये जो b1 था, b में से b1 को माइनस किया, ये आ गया b2। अब b2 a के परपेंडिकुलर है, सिंस b2 इज परपेंडिकुलर टू a, b2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, 0। b2 वेक्टर डॉट a वेक्टर विल बी 0। ये रहा a, ये रहा b2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो, तो 2 × 7 - 2 लैम्डा, है ना, ऐसे निकाल देना डॉट प्रोडक्ट। 2 × 7 - 2 लैम्डा प्लस ये -1 × 2 + लैम्डा जो कि -2 - लैम्डा हो जाएगा, प्लस -2 × दिस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है, मैंने इसका बस और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला है, आप निकाल लो अपने हिसाब से और उसको 0 के इक्वल रख लो, उससे आपको लैम्डा मिल जाएगा। देखो 14 - 4 लैम्डा -2 - लैम्डा प्लस 6 - 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये 14 + 6 हो गया 20, 20 - 2 18 हो गया, और ये देखो 4 लैम्डा और लैम्डा 9 लैम्डा हो गया, है ना। लैम्डा हमें मिल गया 2, लैम्डा 2 मिल गया, तो इसको क्या करना है, हमने इसको हमने b2 में पुट करना है, इससे हमें b2 मिल जाएगा, और यहाँ हम b1 में पुट करेंगे, हमें b1 मिल जाएगा। बस दोनों वेक्टर मिल गए, ख़त्म कहानी। यही तो क्वेश्चन में करना था, और क्या करना था। b1 कितना मिल गया, देखो लैम्डा को आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 i कैप -2 j कैप -4 k कैप, और b2 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लैम्डा को 2 रखेंगे तो 3 i कैप 4 j कैप, ये गलती से यहाँ i कैप लिख दिया भाई, इसको j कैप लिख लेना। ठीक है, लैम्डा को यहाँ पे 2 रखा तो ये हो गया 4 j कैप, और यहाँ पे लैम्डा को 2 रखा तो +1 आ जाएगा, ये ना प्लस k कैप। तो ये निकल गए b1 और b2, और इन दोनों का सम जो है वो b आएगा अगर आपने सही करा है तो 4 + 3 7, है ना। देख लें b कितना था, b था 7 i कैप, सही है। फिर -2 + 4 + 2 j कैप प्लस 2 j कैप, बिल्कुल सही है। -4 + 1 -3 k कैप आ गया ना। बस b1 b2 फाइंड करने थे, बढ़ते हैं आगे। तो ये देखेंगे भाई 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन दैट द वेक्टर ए बी सी फॉर्म अ ट्रायंगल सच दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फाइंड पी क्यू आर एस सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, वेयर ए वेक्टर इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। ठीक है, सबसे पहले तो देखो a = b + c गिवन है,
तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल ही जाएगी इस रिलेशन से, है ना। ए इक्वल्स टू बी प्लस सी गिवन है, तो जो ए वेक्टर है वो ये रहा, पी आई कैप क्यू जे कैप आर के कैप, और बी प्लस सी इन दोनों का सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एस प्लस 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है ना। इनको ऐड कर दिया हमने, ये आ गया। अब ये दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। आई के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए, पी इक्वल्स टू एस बाय 3 आ गया, क्यू इक्वल्स टू 4 आ गया, आर इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ से क्यू और आर तो पता लग गए, पी और एस अभी नहीं पता लगे, है ना। चलो कोई नहीं, क्यू और आर को इसमें पुट कर देंगे तो ए की नई शक्ल आ जाएगी हमारे पास, है ना। जो ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पी तो पी ही रहेगा, और ये क्यू और आर जो है वो पता लग गए हैं, 4 और 2, तो ये ए वेक्टर आ गया। अब एरिया हमें गिवन है 5 स्क्वायर रूट 6, ठीक है। एरिया कितना गिवन है ट्रायंगल का, 5 स्क्वायर रूट 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता ही है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ए बी हमें एडजेसेंट साइड्स दे ही रखी हैं, तो अब अपने को ए क्रॉस बी निकालना तो आता ही है कि नहीं भाई, ए क्रॉस बी तो निकाल ही लेते हैं ना। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई जे के, ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे, पी 4 2, और बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, एस 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हो गया ये 16 माइनस 6 10 आई कैप, और 4p माइनस 2s, है ना, नेगेटिव आ जाएगा, 4p माइनस 2s जे कैप, और ये हो जाएगा 3p माइनस 4s के कैप, 3p माइनस 4s के कैप। तो ये अपना आ गया ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, है ना। इस 2 को तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, और ये 4p माइनस 2s होल स्क्वायर, और ये 3p माइनस 4s होल स्क्वायर। करेक्ट है। यह काम कर लेते हैं पहले, देखो ये p और s दो वेरिएबल है ना, इसको एक में ही कर लेता हूँ कन्वर्ट। देखो कैसे, ए क्रॉस बी है, 10 आई कैप, p की वैल्यू है ना s प्लस 3, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये s की वैल्यू p माइनस 3, कुछ भी कर लो जो भी दिल करे। ये s ना बनाने में बार बार दिक्कत होती है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। p ले लेता हूँ, है ना, p ले लेता हूँ यार। तो p माइनस 3 इक्वल्स टू s आ गया। ये हमने क्या किया, s की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, p माइनस 3। तो अब इस पूरे को मैं p की टर्म्स में ले आता हूँ। तो 10 आई कैप, यहाँ पे किया माइनस 4p एज इट इज़, s की जगह हमने लिख दिया p माइनस 3, प्लस ये 3p माइनस 4, s की जगह फिर से p माइनस 3 के कैप, है ना, ये j कैप है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और तो यहाँ से हमें a क्रॉस b मिल जाएगा। a क्रॉस b हो गया 10 आई कैप माइनस 4p माइनस 2p हो जाएगा, है ना, प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी 2p प्लस 6 के जे कैप, और 3p माइनस 4p हो गया माइनस p, और ये 12 हो गया, है ना, 4 इंटू 3, तो 12 माइनस p के कैप। ये हमारा a क्रॉस b निकल गया p की टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 स्क्वायर, ये 2p प्लस 6 स्क्वायर, और 12 माइनस p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
10 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको तो यहीं पे बंद कर देता हूँ। इसमें देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लोगे आप तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 100 हो गया। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 24p आ जाएगा, है ना। फिर प्लस इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें दिख गया भैया 24p तो कट गया, बढ़िया हो गया। अच्छा मैंने इसका स्क्वायर तो किया ही नहीं, कर लो भाई। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से 600 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो 4p स्क्वायर और p स्क्वायर ऐड हो गया, 5p स्क्वायर हो गया। इनको ऐड कर दो, देखो इन दोनों को ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 180 और ये 280 हो गया, उधर जाके माइनस हो गया, है ना। 600 में से 280 माइनस करेंगे 320 आ जाएगा, करेक्ट है। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो p स्क्वायर आ गया 64। p की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 8, है ना। और s हमें पता ही है कितना है, कहाँ है s, ये रहा p माइनस 3, s है p माइनस 3। तो ये p की दो वैल्यूज है, s दो निकल जाएंगे, है ना भैया। जब p की वैल्यू 8 होगी तो s कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। और जब p की वैल्यू -8 होगी, यहाँ -8 रखूँगा तो s कितना हो जाएगा -11, ठीक है ना। वो तो पहले निकाल चुके थे हम, क्या क्या q और r है ना, q और r हमने पहले ही निकाल लिए थे। ये रे 4 और 2, है ना, निकल गई सारी वैल्यूज, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं। ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, जिसके लिए वेक्टर ए माइनस √2 इंटू वेक्टर बी भी क्या हो, एक यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1, ठीक है ना। कि भैया ए वेक्टर माइनस √2 इंटू बी वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, है ना। कह रहा है ना ये यूनिट वेक्टर हो तो मैग्नीट्यूड 1 हो। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हमें पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस दिस डॉट दिस, है ना। ये तो पता ही है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं भैया। कभी भी ऐसे वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो उसको ए डॉट ए लिख सकते हैं ना, तो वही तो करा है। अब ये ब्रैकेट्स खोल लो, ए डॉट ए माइनस √2 इंटू ए डॉट बी माइनस √2 इंटू बी डॉट ए प्लस 2 इंटू बी डॉट बी, ठीक है। ए डॉट ए अपने को पता है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम बात है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 ए डॉट बी, चाहे बी डॉट ए लिख लो, बात एक ही है। बी डॉट बी को लिख लेंगे मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी तो 1 ही है, क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम, है ना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो ये देखो ये 2 + 1 कितना हो गया 3 माइनस 2 √2, ये दोनों भी मैग्नीट्यूड है 1 है ना, इनकी जगह 1 लिख सकते हैं। कॉस थीटा एज इट इज इक्वल्स टू 1। ये जो 3 है उधर जाके माइनस हो जाएगा भाई, तो -2 √2 कॉस थीटा इक्वल्स टू -2, सही है ना। ये 3 उधर जाके माइनस हो गया, 1 माइनस 3 किया तो -2 आ गया। माइनस माइनस काट देता हूँ, ये 2 √2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4, खत्म, इजी। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा था टू वेक्टर्स दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू साइड्स, वेक्टर ए बी वेक्टर एंड AC वेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है खास।
एक ट्रायंगल ले लिया, जैसे ए बी सी वर्टिसेस हैं इसकी। अब आपको क्या क्या गिवन है, एक तो ए बी वेक्टर गिवन है, एक आपको ए सी वेक्टर गिवन है ना, एक ए बी वेक्टर गिवन है जो कि है जे कैप प्लस के कैप, एक ए सी वेक्टर गिवन है जो है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। करेक्ट है। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। मीडियन क्या होता है, वो लाइन आ रही होती है जो यहाँ मिड पॉइंट पे आती है ना। तो मान लो बी और सी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है, उस पर मीडियन आ जाएगा ए से, है ना। बना लेते हैं, जैसे ये अपना मीडियन हो गया। ठीक है जी, ये हो गया मीडियन और डी मिड पॉइंट है। तो अब हमें इसकी लेंथ चाहिए मीडियन की। मीडियन की लेंथ मतलब हमें ए डी का मैग्नीट्यूड चाहिए, यही क्वेश्चन है कि नहीं है। हमें चाहिए ए डी का मैग्नीट्यूड। कैसे आएगा, अब देखो आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ है। अभी अगर एक ही जगह ओरिजिन होता ना, आप क्या करते, मान लो यहाँ पे मैं कहता कि भैया यहाँ कहीं ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन है, तो आपको पोजीशन वेक्टर तो पता ही है, आप लोग इसको बी से कनेक्ट कर लेते आराम से, है ना। डी को भी कर लेते, सी को भी कर लेते। फिर आप कहते कि भैया डी जो है वो मिड पॉइंट है, चाहे तो रेशो 1:1 ले लो, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो आप सेक्शन फार्मूला लगाते, तो डी का जो पोजीशन वेक्टर है आप कैसे लिखते, ओ बी प्लस ओ सी बाय 2, यही करते ना, ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर अपॉन 2। करते कि नहीं करते भाई, रेशो 1:1 हो जाती। तो 1 को ओ सी वैक्टर से मल्टीप्लाई करते ओ सी आता, 1 को ओ बी से करते ओ बी आता, नीचे 1 + 1 2, यही करते ना। क्यों करते, क्योंकि ये तीनों जो वेक्टर हैं को इनिशियल है। कैसे हैं, को इनिशियल, ओ से शुरू हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे बेटा ओ हो या ए हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सेक्शन फार्मूला तब भी लग जाता है। ठीक है, ये आप इसको ओरिजिन मान लो ना, तीनों के लिए ओरिजिन ही तो है ये। ए जो है वो इन तीनों वेक्टर्स के लिए क्या है, ओरिजिन है। तो सेम ही फार्मूला लगेगा, ओ की जगह ए लिखना है बस आपने, इसको ओरिजिन समझ लो ना। और ये एक बीच में आपको वेक्टर निकालना है और रेशो 1:1 है ही। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं क्या, कि जो ए डी वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी अपॉन 2। ठीक है, बिल्कुल यही कंसेप्ट लगा है। देखो कि जो डी का पोजीशन वेक्टर है वो कैसे निकला, ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 2। ऐसी ओ की जगह आप ए समझ लो, बात तो एक ही है। ठीक है ना। अब ए बी और ए सी पता है, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 3i कैप, जे और जे तो कट ही जाएंगे, 5k कैप अपॉन 2। ये ए डी वैक्टर आ गया। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी वैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर। सही है कि नहीं है। तो ये 9 + 25 √34 अपॉन 2। इतने यूनिट्स आ गई हमारी मीडियन की लेंथ, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा पैरेललोग्राम पे बेस्ड है, मैंने पहले से ही बना के रख लिया है ना, टाइम वेस्ट ना हो। कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज दिस। आगे का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है जिसके डायगोनल्स हमें गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ये पैरेललोग्राम है, देखो इसके दो डायगोनल दिख रहे हैं आपको, ए सी और बी डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन है क्या, कि जो ए सी वेक्टर है वो है भैया ए वेक्टर मान लेता हूँ, आप चाहे बी डी को ये मान लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को भी ए किसी को भी बी मान लो। ए सी वेक्टर ए हो गया और बी डी क्या हो गया बी। ठीक है, ये हमें गिवन है ऐसे। अब हमें शो करना है इस पैरेललोग्राम का एरिया इतना आएगा। चलो करते हैं भैया शो। देखो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इनको ना कुछ लेट कर लेता हूँ। ये जो साइड्स है, जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, इसको मैं पी लेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ठीक है, और जो हमारा बी सी वेक्टर है इसको मैं क्यू लेट कर रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ए बी वेक्टर को मैंने पी लेट कर लिया, बी सी वेक्टर को मैंने क्यू लेट कर लिया। तो ये हमारा हो गया पी वेक्टर, ये हो गया हमारा क्यू वेक्टर। अब ये देखो भैया दोनों इक्वल वेक्टर है ना, क्योंकि पैरेलल भी है, डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है। तो ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्यू वेक्टर होगा। क्लियर है।
तो हमें पता चल गया कि जो हमारा ए डी है वो भी क्यू होगा। लिख लेता हूँ ए डी। और देखो ये पी वेक्टर है और ये अपोजिट वेक्टर है ना, लेंथ तो इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये पी है तो ये माइनस पी होगा। ठीक है, यानी हमें पता चल गया क्या कि जो हमारा सी डी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, माइनस पी वेक्टर। करेक्ट है, ठीक है। अब आपको देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। तो इसमें अगर हम ट्रायंगल्स लॉ लगाएं तो ए बी प्लस बी सी शुड बी ए सी, है ना। हमें पता है ट्रायंगल लॉ हम सबको आता है मित्रों कि भैया ए बी प्लस बी सी इज़ वॉट, ए सी, है ना। होता है ये पी है, ये क्यू है। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी, और ए सी अपने को दे रखा है ए वेक्टर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है मित्रों, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं ये, है ना। दूसरी इक्वेशन देखो, अब आपको एक ये ट्रायंगल भी दिख रहा होगा, बी सी, सी डी और बी डी दिख रहे हैं। तो बी सी प्लस सी डी मस्ट बी बी डी, है ना, होगा ना इक्वल। ये भी तो ट्रायंगल्स लॉ लग गया। क्या लग गया कि भैया बी सी, बी से गए सी, सी से गए डी, तो भैया डायरेक्ट चले जाओ बी से डी, है ना। ये भी ट्रायंगल्स लॉ लग गया इसमें। तो बी सी वेक्टर क्या है हमारा, क्यू, और सी डी वेक्टर क्या है मित्रों, माइनस पी, और बी डी वेक्टर जो है वो हमें गिवन है बी है। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू माइनस पी, है ना। ये इनकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, इज इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस बी। ये इनकी राइट हैंड साइड भी ऐड कर दी। देखो P वेक्टर कट गया, P वेक्टर और P वेक्टर तो भैया कट गया, बच गया 2 इंटू क्यू वेक्टर। ये हो गया A प्लस बी। तो हमारा जो क्यू वेक्टर आ गया वो आ गया A वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ये मिल गया मित्रों हमें क्यू वेक्टर। अब इससे हम P वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे, पुट कर दो इधर, है ना। पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया। तो P वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर था, P वेक्टर हो गया A वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है ना, उधर जाके माइनस हो गया, ये क्यू की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो P आ गया भाई A माइनस A प्लस बी अपॉन 2। तो ये 2 LCM, तो 2A माइनस A माइनस बी अपॉन 2। तो P वेक्टर हो गया A वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन 2। तो ये हमें मिल गया Q वेक्टर और P वेक्टर। P और Q मिल गए। अब जब P और Q मिल गए तो एरिया तो निकल ही जाएगा कि नहीं निकलेगा भाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता नहीं है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी होता है कि नहीं भाई। एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड कर दो, वही तो पैरेललोग्राम का एरिया है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q, सिंपल। P अभी हमने निकाला ही है, कहाँ है P, ये रहा। P और Q है ना, यहाँ रख दो। तो P की जगह लिख दिया A माइनस बी, क्रॉस Q की जगह लिख दिया A प्लस बी, अपॉन 2 भी है। चलो करो भैया इसको मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B, और नीचे हो गया 4। सही है ना भैया। तो अब ये तो पता होगा A क्रॉस A 0 वेक्टर हो जाता है और B क्रॉस B भी 0 वेक्टर हो जाता है, क्योंकि हर वेक्टर खुद से कोलिनियर होता है और दो कोलिनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ये तो A क्रॉस B है ही। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ये माइनस का साइन है इसको मैं प्लस कर दूं और इसकी डायरेक्शन बदल दूं, है ना। तो इसको प्लस करके A क्रॉस B कर दिया, लास्ट वाला भी 0 है। ठीक है कि नहीं है। तो ये देखो A क्रॉस B और A क्रॉस B क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B हो गया कि नहीं।
ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये नीचे 4 था, मैंने 2 लिख दिया गलती से भाई, तुम ये मत करना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या गलती हुई है, मेरे को तो लग गया। तुम्हें लग जाता है पता तो अच्छी बात है, फिर कर लेना भाई गलती, इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय 2। यही प्रूफ करना था ना एरिया, यही तो एरिया प्रूफ करना था, कर दिया कि डायगोनल अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो ये एरिया है, लॉजिक कर दिया। अब हमें डायगोनल गिवन है और हमें एरिया निकालना है, तो ए और बी गिवन है, तो फॉर्मूला तो अभी हमने निकाला ही है। अब इसी से हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे जी। तो पहले मित्रों ए क्रॉस बी निकाल लो, डायगोनल गिवन है ना, उससे आप ए क्रॉस बी निकाल लो। आई जे के वेक्टर उठा लो, 2 - 1 1 है ना, पहले के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 - 1 1, और दूसरे के डायरेक्शन रेशियो 1 3 - 1 1 3 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 3 -2 आई कैप -2 - 1 + 3 जे कैप हो जाएगा, और 6 + 1 7 के कैप हो जाएगा। ये आ गया मित्रों ए क्रॉस बी, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, एरिया आ गया जी। तो 4 + 9 + 49/2, ठीक है ना। तो ये आ गया √62/2 स्क्वायर यूनिट्स, इतना एरिया आ गया, बस ख़त्म, ईजी है, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भैया माफ़ करना, बाकी मेन डेरिवेशन तो तुम्हें पता लगी गई। ये हमने डेरिवेशन कर दी ना कि अगर हमको डायगोनल्स पता हो और एरिया निकालना हो तो डायगोनल्स का क्रॉस निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 से डिवाइड करो, एरिया आ जाएगा। ये वैसे मैंने टॉपिक कराया था, वहाँ भी पढ़ाया था, है ना, याद होगा अगर तुम्हें, तो पढ़ाया था भाई वहाँ भी, जहाँ टॉपिक कराया था, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था। तो नहीं आता तो आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ तो बहुत डिटेल में समझाया हुआ है वेक्टर्स की प्लेलिस्ट में। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये तो लड्डू क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस डी है, सी ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी इक्वल है, हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। जब भी किसी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो आप। बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने वीडियो में कराए हैं सभी सुपर इम्पॉर्टेंट है, तो अपने हाथ से ज़रूर करने हैं। अगर आपको कोई नहीं आता था तो वेल एंड गुड है भाई, ठीक है। तो इसको इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में डाल लो कि पेपर से पहले रिवाइज ज़रूर करने हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया भाई, क्या आया देखो, ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का क्रॉस निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर क्रॉस 0 आ गया तो कह दूंगा पैरेलल है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस सी, ठीक है। सिंपली ब्रैकेट्स खोले हैं मैंने। तो अब देखो ए क्रॉस बी जो है वो सी क्रॉस डी के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी क्रॉस डी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है इसको मैं लिख रहा हूँ सी क्रॉस डी। ध्यान देना भाई किसको क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। और ए क्रॉस सी को क्या लिख सकता हूँ, बी क्रॉस डी। तो इस ए क्रॉस सी को मैं लिख रहा हूँ बी क्रॉस डी, ठीक है, बी क्रॉस डी। अब ये देखो, ये माइनस डी क्रॉस बी है, तो अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन बदल दूँ, मतलब बी क्रॉस डी लिखूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। हो गया ये बी क्रॉस डी। और इसको भी मैं क्या करूँ, अगर मैं डायरेक्शन बदल दूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस सी क्रॉस डी। अब ये देखो भाई सेम है, कट गए, ये भी सेम है, कट गए, क्या आ गया, 0 आ गया जी, 0 वेक्टर। तो इससे क्या पता चला, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आ रहा तो ये पैरेलल है। हेंस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, खत्म, इजी। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखो भैया हॉट्स, अब काहे का हॉट्स है, इजी सा क्वेश्चन है। बुक ने हॉट्स लिखा था तो मैंने कॉपी कर दिया, हॉट्स लिखा हुआ आ गया। अब हॉट्स कुछ नहीं है लड्डू, लड्डू है भैया। देखो अब ये डिटर्मिनेंट है तो इधर से ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं इसकी, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर देंगे। देखो ए डॉट ए को तो तुम चाहो तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर ही लिख लो ना, क्या जा रहा है कि नहीं लिख सकते। इस ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर लिख दिया। ए डॉट बी को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, करेक्ट है। इस ए डॉट बी को भी मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेक्टर की टर्म में ना, इनको मैं कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में ला रहा हूँ, है ना, ताकि नॉर्मली डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर लो।
वैसे तो अगर आप समझो तो ये अपने आप में कांस्टेंट ही थे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मतलब एक स्केलर वैल्यू कांस्टेंट, तो ये सब एक कांस्टेंट है चारों। तो नॉर्मली डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होगा दिस इनटू दिस, यानी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ठीक है। बीच में डॉट या क्रॉस मत लगाना कुछ, क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स है, सिंपली मल्टीप्लाई होंगे। फिर माइनस दिस इंटू दिस, ये भी सेम चीज़ है, स्क्वायर आ जाएगा है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मित्रों साइन स्क्वायर थीटा होता है, सही बात है। अब इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होल स्क्वायर, के नहीं, तीनों का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर लिख दिया। और ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस भी होता है, पूरी दुनिया को पता है कि नहीं पता है जी। हो गया फिर समाप्त, हेंस प्रूव्ड। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं, आप चाहते हैं किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊं जिसके आपको लग रहा है करने की ज़रूरत है, आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई कमी पेशी लग रही हो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सबका भला हो, है कि नहीं। चलो, ऑल द बेस्ट भाई एग्ज़ाम के लिए, पढ़ते रहो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।